जरा कल्पना कीजिए कि आज के समय में 300 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उन्हें सिर्फ अरे 300 लोग, उसमें तो हमेशा बवाली होता है। हाँ बिल्कुल। और उन्हें सिर्फ ये तय करना है कि रात के खाने के लिए कौन सा रेस्टोरेंट चुना जाए। मतलब कितनी देर लगेगी इसमें? मुझे लगता है हफ्तों लग जाएंगे और फिर भी कोई एक राय नहीं बन पाएगी। हाँ, अब इसी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। सोचिए, उन 300 अलग अलग विचारों वाले लोगों को किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू नहीं, बल्कि 2473 ऐसे विशिष्ट और बेहद जटिल नियमों पर सहमति बनानी है जो आने वाले दशकों तक 1 अरब से ज्यादा लोगों का भविष्य तय करने वाले हैं। ये तो कोई कल्पना नहीं है ना? नहीं, ये असलियत है। आज हम अपनी इस गहरी चर्चा में इतिहास के उसी सबसे बड़े और सबसे जटिल वॉर रूम में कदम रखने जा रहे हैं। और सच कहूं तो ये वॉर रूम कोई आम जगह नहीं थी। मतलब ये वो जगह थी जहां सिर्फ कानूनी धाराएं नहीं लिखी जा रही थी, वहां एक पूरे देश का एथिकल कंपास यानी एक नैतिक दिशा निर्देश गढ़ा जा रहा था। हाँ। क्योंकि जब हम नियमों की बात करते हैं ना, तो चीजें बहुत रूखी और ब्लैक एंड व्हाइट लगती हैं। हाँ, एकदम नीरस। बिल्कुल। लेकिन जब एक देश के संविधान की बात आती है तो ये सिर्फ वकीलों के पढ़ने वाली कोई मोटी सी किताब नहीं रह जाती। और यही हमारी आज की इस डीप डाइव का मिशन भी है। आज हम ये समझेंगे कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास आखिर कैसे हुआ, इसे बनाने की वो जो मैराथन प्रक्रिया थी वो कैसी थी, और इसकी वे कौन सी विशेषताएं हैं जो इसे दुनिया में सबसे अलग खड़ी करती हैं। सही कहा। और इस चर्चा के लिए हमारे पास आज 2 बहुत ही ठोस स्रोत हैं। हाँ। पहला, महाराष्ट्र विधानमंडल द्वारा तैयार किया गया संविधान पर एक बेहद विस्तृत दस्तावेज। और दूसरा एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, यानी नीति शास्त्र पर एक शानदार लेक्सिकन। हम इन दोनों को आपस में जोड़कर देखने वाले हैं। इन दोनों स्रोतों को साथ रखने का मकसद असल में ये है कि हम सिर्फ ये ना जाने कि संविधान में क्या लिखा है, बल्कि हम ये भी समझें कि वो आखिर क्यों लिखा गया है। हाँ, जो लोग देश के सिस्टम को समझना चाहते हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी ये गहरी चर्चा एक शॉर्टकट साबित होगी जो सारे तथ्यों के पीछे की असली कहानी को खोलकर रख देगी। तो चलिए सीधे उस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। बिल्कुल। जब आप अपने नीति शास्त्र वाले स्रोत को देखते हैं ना, तो उसमें नॉर्मेटिव एथिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है। ये सिद्धांत इस बात की पड़ताल करता है कि सही और गलत व्यवहार के मानक आखिर क्या होने चाहिए। भाषा में लैटिन में इसे समम बोनम कहा गया है, यानी सर्वोच्च भलाई। देखिए, इस समम बोनम के विचार को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजाद भारत का जो संविधान बना वो इसी सर्वोच्च भलाई तक पहुंचने का एक रोड मैप था। सही बात है। लेकिन ये रोड मैप रातों रात तो तैयार हुआ नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं था कि किसी एक दिन कोई राजनीतिक क्रांति हुई और अगले ही दिन आसमान से एक पूरी की पूरी किताब टपक पड़ी। हाँ, जादू से तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र विधानमंडल के दस्तावेज के अनुसार इस संविधान की ऐतिहासिक जड़ें असल में 1858 यानी 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक जाती हैं। 1858 मतलब ये तो वो समय था जब 1857 की क्रांति के तुरंत बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता सीधे अपने हाथों में ले ली थी। जी, एकदम सही। अगर हम इसे आज की कॉर्पोरेट दुनिया की भाषा में समझें तो ये एक तरह का हॉस्टाइल टेकओवर जैसा था। हॉस्टाइल टेकओवर? वो कैसे? मतलब एक विदेशी मैनेजमेंट ने कंपनी पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और अपने हिसाब से नियम थोपने शुरू कर दिए। वहां से लेकर 1947 तक ब्रिटिश संसद ने भारत का प्रशासन चलाने के लिए कई कानून बनाए। हाँ, और उन सब में सबसे अहम था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और मजेदार बात यह है कि इसी 1935 के एक्ट ने हमारे वर्तमान संविधान को उसका सबसे बड़ा संरचनात्मक ढांचा, या यूं कहें कि उसका स्केलेटन दिया। अच्छा। हाँ, मतलब प्रशासन कैसे बटेगा, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियां कैसे काम करेंगी, ये सब बहुत हद तक उसी एक्ट से लिया गया था। एक मिनट, यहीं पर मेरा एक बहुत ही तीखा सवाल है। पूछिए। अगर हमारे संविधान का इतना बड़ा हिस्सा, मतलब उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही 1935 के उसी ब्रिटिश एक्ट पर आधारित है, तो फिर हम इसे अपना नैतिक या एथिकल दस्तावेज कैसे कह सकते हैं? ये सवाल तो अक्सर उठता है। वही तो, क्या ये आजादी के नाम पर सिर्फ एक पुरानी ब्रिटिश किताब पर नया कवर चढ़ाने जैसा काम नहीं था? ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन यहीं पर नॉर्मेटिव एथिक्स का वो सिद्धांत काम आता है जिसके बारे में आपने अभी बताया था, समम बोनम वाला। हाँ,
देखिए, ढांचा भले ही 1935 के एक्ट से लिया गया हो, क्योंकि आखिरकार प्रशासन चलाने का वो एक आजमाया हुआ और मजबूत तरीका था, लेकिन उस ढांचे के अंदर जो आत्मा डाली गई ना, वो पूरी तरह से बदल दी गई। मतलब उन्होंने बस मशीनरी ली, लेकिन उसका इंजन और दिशा बदल दी। बिल्कुल। अंग्रेजों के एक्ट में शक्ति और संप्रभुता का स्रोत ब्रिटिश क्राउन था। उनका लक्ष्य भारत का कल्याण नहीं था, बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार और नियंत्रण करना था। लेकिन जब हमारी संविधान सभा बैठी, तो उन्होंने इस पूरे ढांचे के केंद्र में भारत के लोगों को बिठा दिया। ओह, मैं समझ गया। यानी मैनेजमेंट ही बदल गया। हाँ, जो हॉस्टाइल टेक ओवर हुआ था, वो खत्म हुआ और अब कर्मचारियों ने यानी देश के नागरिकों ने खुद अपनी एचआर मैनुअल लिख डाली। अब लक्ष्य नियंत्रण करना नहीं था, बल्कि वो समम बोनम या सर्वोच्च भलाई बन गया था। एकदम सटीक उदाहरण है ये। और हमारा नीति शास्त्र का स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि इस संविधान का अपना एक बहुत बड़ा और स्वतंत्र नैतिक मूल्य है। क्यों? क्योंकि यह किसी साम्राज्यवादी ताकत द्वारा ऊपर से नहीं थोपा गया था। इसे एक संप्रभु सभा ने बिना किसी बाहरी दबाव के खुद अपने लोगों के लिए तैयार किया था। सत्ता का यह हस्तांतरण सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक बहुत बड़ा नैतिक बदलाव भी था। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ये एचआर मैनुअल तैयार की। मतलब ये काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। आसान? ये तो एक भगीरथ प्रयास था। हाँ, जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो देश का माहौल बहुत ही उथल-पुथल भरा था। और फिर 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब आज़ादी मिली, तो यही सभा आज़ाद भारत की संप्रभु सभा बन गई। बिल्कुल। और इस ऐतिहासिक काम को पूरा करने में उन्हें पूरे 2 साल, 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। 2 साल, 11 महीने और 17 दिन, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, क्योंकि इस दौरान उन्होंने भारत के हर कोने, हर धर्म, हर जाति और हर भाषा के लोगों के हितों पर गहराई से विचार किया। फिर 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिनका काम उन सभी विचारों को एक कानूनी मसौदे का रूप देना था, है ना? सही कहा। और यहीं पर हमारे स्रोतों का वो सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है, जिसका आपने शुरुआत में व्हाट्सएप ग्रुप वाले उदाहरण के साथ जिक्र किया था। हाँ, वो 2473 नियमों वाला। बिल्कुल। जब इस मसौदे पर चर्चा शुरू हुई, तो सदस्यों ने कुल 7,635 संशोधन या बदलाव पेश किए थे। बाप रे, 7,635! हाँ, और इनमें से 2,473 संशोधनों पर तो बाकायदा सभा के अंदर एक-एक करके बहस हुई। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आजकल तो 10 लोगों के ग्रुप चैट में भी एक बात पर सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों ने इतने सारे संशोधनों पर बहस की। यह तो इतिहास का सबसे जटिल ग्रुप प्रोजेक्ट लगता है। इसे ऐसे समझिए कि हर एक शब्द, संविधान के हर एक क्लॉज को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया था। वहां भाषा को लेकर जबरदस्त बहस थी कि क्या हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या अंग्रेजी को ही जारी रखना चाहिए। शक्तियों के बंटवारे को लेकर तीखी नोक-झोंक थी कि क्या केंद्र सरकार को ज्यादा मजबूत होना चाहिए या राज्यों को। हाँ, मैंने पढ़ा है कि कुछ लोग चाहते थे कि गांव की पंचायतों को सारी शक्ति मिले, जैसा कि गांधी जी का सपना था। बिल्कुल। जबकि कुछ अन्य सदस्यों का मानना था कि एक आधुनिक और औद्योगिक राष्ट्र बनाने के लिए केंद्र का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। 2,473 संशोधनों पर बहस करने का सीधा सा मतलब है कि उन्होंने किसी भी आवाज को अनसुना नहीं किया। लेकिन इतने तीखे मतभेदों के बावजूद वे एक आखिरी नतीजे पर पहुंचे। मतलब ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, और नतीजा बहुत ही शानदार था। मुझे उस दिन का वो वाकया बहुत ही दिलचस्प लगा जो हमारे स्रोत में दर्ज है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपना लिया गया था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को जब 284 सदस्य इस तैयार दस्तावेज पर अपने आखिरी हस्ताक्षर करने के लिए जुटे, तो बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ड्रिजलिंग हो रही थी। हाँ, और भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं में किसी भी शुभ काम के दौरान बारिश होने को एक बहुत ही अच्छा शगुन माना जाता है। मानो मौसम भी इस भारी भरकम काम के पूरा होने पर अपना जश्न मना रहा हो। बिल्कुल। सदस्यों ने भी इसे इसी रूप में देखा कि मानो प्रकृति भी उनके इस 3 साल के लंबे संघर्ष और उस समम बोनम की खोज को अपना आशीर्वाद दे रही है। और फिर इसके ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू हो गया। पर
एक सवाल मुझे अभी भी परेशान कर रहा है। क्या? इतने सारे विवादों और 2473 बहसों को उन्होंने आखिर सुलझाया कैसे? मतलब जब आपके पास देश में इतनी विविधता हो तो कोई एक सिंगल फॉर्मूला कैसे काम कर सकता है? इसका जवाब यह है कि उन्होंने पहिए का दोबारा आविष्कार करने की जिद नहीं की। मतलब 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया के इस मुकाम पर आकर जब कई देश पहले ही अपने अपने संविधान बना चुके हैं, तो भारत के पास उन सब की गलतियों से सीखने का एक सुनहरा मौका है। यानी हमें एकदम शून्य से शुरू करने की जरूरत नहीं थी? बिल्कुल नहीं। हमें आंख बंद करके कोई नया प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी। हम दुनिया भर के बेहतरीन डिजाइनों को देख सकते थे और उन्हें आजमा सकते थे। इसी बात पर सभा में कुछ आलोचकों ने इसे पैचवर्क यानी अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया रफू का काम कह दिया था। हाँ, कहा था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और अन्य निर्माताओं ने इसे एक खूबसूरत पैचवर्क माना। चलिए इस पैचवर्क के अलग अलग धागों को थोड़ा करीब से देखते हैं। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि हमने जो मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लिए हैं वे अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। हाँ, और अमेरिका से इसे लेने का मुख्य कारण ये था कि वे राज्य या सरकार की तानाशाही को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका थे। किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत आजादी ही उस समम बोनम तक पहुंचने की पहली सीढ़ी होती है। इसके विपरीत राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब मूलभूत अधिकार सरकार को कुछ गलत करने से रोकते हैं। हाँ। लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं? इनका क्या काम है? ये तत्व सरकार को कुछ सही करने के लिए दिशा देते हैं। देखिए, आयरलैंड का संविधान सामाजिक न्याय पर बहुत जोर देता था और एक गरीब और पिछड़े हुए आजाद भारत में सिर्फ लोगों को आजादी देना काफी नहीं था। हाँ, लोगों के पास खाने को तो होना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को नीतियां बना के लोगों को रोटी, कपड़ा और शिक्षा भी देनी थी। इसलिए ये कल्याणकारी लक्ष्य वहां से लिए गए। और सरकार का मॉडल कैसा होगा इसके लिए हमने ब्रिटेन की ओर देखा। हमारी जो संसदीय प्रणाली है जहां एक प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल होता है, ये ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से प्रेरित है। एकदम सही। लेकिन यहां मुझे एक विरोधाभास दिखता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर हमने राष्ट्रपति वाली प्रणाली अमेरिका से नहीं ली जहां सत्ता में स्थिरता ज्यादा होती है, तो हमने ब्रिटेन का मॉडल क्यों चुना? ये एक बहुत ही सोच समझकर लिया गया फैसला था। भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने मुख्य रूप से 2 विकल्प थे। या तो वे सरकार की स्थिरता चुने जो अमेरिका में राष्ट्रपति सिस्टम से मिलती है, या फिर वे जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी चुने जो ब्रिटेन के सिस्टम में मिलती है। अच्छा, स्थिरता बनाम जवाबदेही। हाँ, और भारत जैसे एक नए और इतनी विविधता से भरे लोकतंत्र में जहां लोगों को अभी-अभी आजादी मिली ही थी, ये बहुत जरूरी था कि सरकार हर एक दिन संसद के प्रति जवाबदेह हो। वे तानाशाही का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने जवाबदेही को स्थिरता पर तरजीह दी। क्या बात है। इसके अलावा भी हमने कई और धागे जोड़े इस पैचवर्क में, जैसे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो संघीय ढांचा है वो हमने कनाडा और अमेरिका से लिया। समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, और व्यापार के नियम, ये सब ऑस्ट्रेलिया से आए। और जब देश पर कोई संकट आए तो आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी की शक्तियां हमने जर्मनी के वाइमार या जर्मन रीक संविधान से सीखी। तो इन सब चीजों को एक साथ देखने पर एक बहुत बड़ी तस्वीर उभरती है। हाँ, लेकिन इसी बड़ी तस्वीर को लेकर एक आम आलोचना हमेशा होती है। मतलब कई बार लोग कहते हैं कि जब हमने सब कुछ बाहर से ही कॉपी पेस्ट कर लिया है तो क्या ये फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर जैसा नहीं बन गया? फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर? हाँ, आपको पता है ना वो कहानी जहां अलग अलग लाशों के टुकड़ों को बस एक साथ सिलकर एक नया जीव खड़ा कर दिया गया था जिसका अपना कोई स्वाभाविक वजूद नहीं था। ये आलोचना अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन यहीं पर हमारा एथिक्स वाला स्रोत एक बहुत ही जबरदस्त बचाव पेश करता है। वो कैसे? देखिए, नीति शास्त्र में एक शाखा होती है अप्लाइड एथिक्स। इसका सीधा सा मतलब है कि केवल सैद्धांतिक बातों को हवा में मत छोड़ो, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं पर अप्लाई करो। हमारे संविधान निर्माताओं ने आंख मूंदकर चीजों को कट पेस्ट नहीं किया। उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विचारों को लिया और उन्हें भारत की जमीनी हकीकत पर अप्लाई किया। यानी ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी और का पहना हुआ कोई पुराना कोट लिया और उसे बस पहन लिया, भले ही वो आपको ढीला आ रहा हो।
बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक बहुत ही कुशल दर्जी द्वारा आपका नाप लेकर दुनिया भर के सबसे बेहतरीन कपड़ों को काटकर बनाया गया एक कस्टम टेलर्ड सूट जैसा है। मतलब धागा और कपड़ा बाहर से आ सकता है, लेकिन सिलाई और फिटिंग पूरी तरह से आपकी अपनी बॉडी के हिसाब से की गई है। वाह, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। और उस कस्टम टेलर्ड सूट में हर एक सिलाई भारतीय समाज की विशिष्ट समस्याओं जैसे छुआछूत, अत्यधिक गरीबी और भाषाई विविधता, इन सबको ध्यान में रखकर की गई थी। हाँ, फ्रैंकेनस्टीन का मॉन्स्टर तो बिना सोचे समझे जोड़ा गया था, जबकि ये संविधान दुनिया के कानूनी इतिहास का सबसे सोच समझकर बनाया गया सिंथेसिस या मिश्रण था। तो जब ये कस्टम टेलर्ड सूट या ये खूबसूरत पैचवर्क बनकर पूरी तरह तैयार हुआ, तो आखिर ये दिखता कैसा था? मतलब इसकी वे कौन सी मुख्य विशेषताएं थीं जिन्होंने इसे बाकी दुनिया से एकदम अलग कर दिया? देखिए, सबसे पहली चीज जो किसी का भी ध्यान खींचती है वो है इसका विशाल आकार। ये दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत लिखित संविधान है। सबसे लंबा? हाँ, हमारे स्रोत में दिए गए आंकड़ों के अनुसार जब इसे अपनाया गया था तब इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। 395? और इस दस्तावेज के लिखे जाने के समय 99वें यानी 99 संशोधन के बाद इसमें 442 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। एक सवाल यहाँ ये उठता है कि इतनी गहराई में जाने की या हर छोटी छोटी बात को लिखने की जरूरत क्या थी? क्या मतलब? मतलब अमेरिका का संविधान तो सिर्फ 7 आर्टिकल्स में खत्म हो जाता है। तो क्या हमारे निर्माता बहुत ज्यादा सशंकित या पैरानॉइड थे कि आगे चलकर लोग सब कुछ बिगाड़ देंगे? मैं इसे सशंकित होना नहीं बल्कि दूरदर्शी होना कहूंगी। अच्छा। हाँ, वे जानते थे कि वे एक ऐसा देश बना रहे हैं जो सदियों से अलग अलग रियासतों और मान्यताओं में बटा हुआ था। ऐसे में अगर चुनाव कैसे होंगे, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा या केंद्र और राज्य का टैक्स आपस में कैसे बटेगा, अगर इन सब चीज़ों को अस्पष्ट छोड़ दिया जाता तो एक नए लोकतंत्र में तुरंत प्रशासनिक टकराव और अराजकता फैल जाती। ये भी है। हर चीज़ को विस्तार से लिखकर उन्होंने असल में भविष्य के विवादों की गुंजाइश को ही कम कर दिया। और इस इतने सारे आर्टिकल्स के इस विशाल शरीर के भीतर एक आत्मा भी धड़कती है, जिसे हम प्रस्तावना या प्रियम्बल कहते हैं। जी हाँ, प्रस्तावना महज एक परिचय नहीं है, ये तो पूरे संविधान का दर्शन है। और इसकी शुरुआत ही उन सबसे शक्तिशाली शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। ये वही बात आ गई जो हमने शुरुआत में की थी कि सत्ता का स्रोत अब कोई विदेशी क्राउन नहीं रहा, बल्कि आम जनता है। बिल्कुल। और ये प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि ये जनता आखिर कैसा देश बनाना चाहती है। स्रोत के अनुसार इसके मुख्य मूल्य हैं देश को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाना। यानी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। हाँ, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है। और समय के साथ जब भी जरूरत महसूस हुई तो 1976 में 42वें संशोधन द्वारा इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे अहम शब्द भी जोड़े गए। संशोधनों की बात चली है तो इस संविधान की एक और बहुत ही अनोखी विशेषता सामने आती है। ये कठोरता और लचीलेपन का एक बहुत ही दुर्लभ मिश्रण है। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। मतलब ये पूरी तरह से पत्थर की लकीर भी नहीं है और एकदम गीली मिट्टी भी नहीं है। इसे समझना बहुत जरूरी है श्रोताओं के लिए। अगर हम अमेरिका के संविधान को देखें तो वो इतना कठोर है कि उसे बदलना लगभग नामुमकिन सा है। दूसरी तरफ ब्रिटेन का संविधान इतना लचीला है कि वहां की संसद साधारण कानून की तरह उसे जब चाहे बदल सकती है। तो भारत ने क्या किया? भारत ने बीच का रास्ता चुना। आर्टिकल 368 के तहत कुछ बदलाव आसानी से हो सकते हैं, जबकि कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के लिए संसद में विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। अगर हम इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझें तो हमारा संविधान एक आधुनिक गगनचुंबी इमारत या एक स्काईस्क्रीपर की तरह है। गगनचुंबी इमारत? ये कैसे? देखिए, एक बहुत ऊंची इमारत की जो स्टील और कंक्रीट की नींव होती है वो बहुत मजबूत और कठोर होनी चाहिए, एकदम रिजिड। बिल्कुल। अगर नींव कमजोर हुई तो हवा के एक झोंके में इमारत गिर जाएगी, उसे आप हिला नहीं सकते। लेकिन उस इमारत के अंदर जो अलग अलग कमरे हैं, जो ऑफिस बने हुए हैं, उन्हें आप समय के साथ नए रंग रूप, नए फर्नीचर और नई तकनीक के साथ बदल सकते हैं ताकि इमारत पुरानी ना पड़े और लोगों के काम आती रहे। ये उसका लचीलापन है। वाली बात है ना, ये मुझे भारतीय न्यायपालिका के उस सबसे अहम सिद्धांत तक ले जाती है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी
या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। हाँ, ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी हमेशा अखबारों और टीवी की बहसों में छाई रहती है, लेकिन अगर हम इससे अपनी उसी एचआर मैनुअल वाली एनालॉजी से जोड़ें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर वो नियम है जो मैनेजमेंट यानी सरकार को इस बात से रोकता है कि वो कर्मचारियों को निकाल दें और पूरी मैनुअल को चला दें? बहुत हद तक हाँ। ये सिद्धांत सरकार और संसद की शक्तियों पर एक अंतिम सीमा लगाता है। संसद के पास इमारत के कमरों को नया रंग रोगन करने की ताकत तो है, लेकिन वो उस गगनचुंबी इमारत की नींव को नहीं तोड़ सकते। तो इस नींव में आखिर आता क्या है? इसमें वो बातें आती हैं जो संविधान की आत्मा है, जैसे जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायपालिका की शक्ति, सेक्युलरिज्म, आजाद और निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र का मूल स्वरूप। संसद चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, चाहे उसके पास 100% बहुमत ही क्यों न हो, वो इस बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। मतलब वो लोकतंत्र को राजतंत्र में नहीं बदल सकती? बिल्कुल नहीं। और यही वो कवच है जो उस सम्मम बोनम या नागरिक की अंतिम खुशी और आजादी की रक्षा करता है, जिसके बारे में नॉर्मेटिव एथिक्स बात करता है। एकदम सही। इसी बेसिक स्ट्रक्चर ने इस खूबसूरत पैचवर्क को पिछले 7 दशकों से बिखरने से बचाकर रखा है। तो इस लंबी और गहरी चर्चा को समेटने से पहले अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये सफर कितना अद्भुत रहा है। बिल्कुल रहा है। 1858 के उस हॉस्टाइल टेकओवर वाले शासन से निकलकर 3 साल तक चलने वाली भयंकर बहसों और 2473 संशोधनों को सुलझाते हुए हमने दुनिया भर के सबसे बेहतरीन विचारों को लिया और फिर उन्हें अप्लाइड एथिक्स के जरिए भारतीय समाज के नाप का एक ऐसा कस्टम टेलर्ड सूट बना दिया जो आज भी हमें फिट आता है। ये सब समझना हम सबके लिए सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें कोई परीक्षा पास करनी है। हाँ, ये तो है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप बोलने की अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते हैं, जब आप वोट डालते हैं या कोई नया कानून बनते देखते हैं, तो वो सीधा उन 2 साल, 11 महीने और 17 दिन की रातों से जुड़ा होता है। ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबी कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारा आज है। ये वो धुरी है जिस पर हमारा रोजमर्रा का जीवन घूम रहा है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर श्रोताओं को खुद सोच विचार करना चाहिए। वो क्या? हमने देखा कि संविधान निर्माताओं ने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी और मूलभूत अधिकारों के माध्यम से सरकार की शक्तियों पर सीमाएं तय कर दी ताकि हमारा सम्मम बोनम या हमारी अंतिम खुशी सुरक्षित रहे। लेकिन आज समाज जिस तेजी से बदल रहा है वो 1950 के लोगों की कल्पना से बहुत परे है। आज हमारे जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। हमारी हर धड़कन और हर विचार का डेटा कंपनियों और सरकारों के पास जा रहा है। इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। हाँ, चुनौतियां तो एकदम नहीं है। तो सवाल ये है, क्या दशकों पहले तय किया गया ये बेसिक स्ट्रक्चर भविष्य की इन बिल्कुल अनदेखी चुनौतियों में हमारी निजता और हमारी आजादी को सुरक्षित रखने के लिए काफी होगा? ये तो सोचने वाली बात है। या क्या इस खूबसूरत पैचवर्क में भविष्य में किसी बिल्कुल ही नए धागे को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी? क्या हमें एक नए डिजिटल सम्मम बोनम की परिभाषा गढ़नी होगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।